हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं जो आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं कमर दर्द को लेकर, स्ciatica या सर्वाइकल से रिलेटेड, उसके बारे में तो बात करूँगी ही। कुछ खास बात जो आज की वीडियो में रहेगी वो है डाइट से रिलेटेड। और अब आने वाले टाइम में रमज़ान भी स्टार्ट होंगे, तो सबसे पहले सवाल मैं अल्फेज़ सिद्दीकी का लूँगी, जिन्होंने मुझसे पूछा है अभी रमज़ान आने वाले हैं, हम रोज़े कैसे रखें, कैसे नमाज़ पढ़ें और वज़ू कैसे बनाएं, खाने में क्या क्या खा सकते हैं, प्लीज़ बताएं। देखिए, रमज़ान में आप मतलब लगभग 15 से 16 घंटे का रोज़ा रखते हैं मुस्लिम, ठीक है। तो ऐसे में आपके अंदर जो जिसका हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा वात पित्त कफ बिगड़ जाता है ना, जिसके लिए उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ अगर कोई रोल अदा करता है तो वो है आपका फास्ट, आपके रोज़े। हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि जिसकी वजह से किसी में तो एक दिन का फास्ट होता है, तो एक दिन का खाना आप नहीं खाते हो। और रमज़ान में क्योंकि आप 15-16 घंटे की जो है फास्टिंग करते हैं, उसमें पानी का भी यूज़ नहीं होता है, तो आपके लिए अच्छा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं परहेज़ बताती हूँ तो वो परहेज़ नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी रमज़ान रखे हैं, रोज़े रखे हैं, तो मैं आपको वही बताती हूँ जो मैंने किया था। आप सुबह शहरी करें, और शहरी में जो आप अभी भी खाते हैं, जो मैंने बोल रखा है भाई, खटाई वटाई को छोड़ के बाकी चीज़ें जो आप खाते हो वो आप खा सकते हो। चावल नहीं खाना है, खटाई नहीं खानी है ना। अब आते हैं कि आपका अगर दिल कर रहा है कुछ फ्राइड खाने का, तो फ्राइड चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं। बाकी आप थोड़ा बहुत तो ले ही सकते हो, एक दो पकौड़ी लेने से मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ बिगड़ जाएगा। वो आप जब रोज़ा खोलते हैं तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रूट्स लें, जिसमें खट्टे फ्रूट को छोड़ के बाकी बहुत सारे फ्रूट हैं, वो आप फ्रूट खा सकते हैं, है ना। और जिनका बहुत मन है तो देखो, फ्राइड चीज़ों की जगह जो वैसे रहता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, सेलो फ्राई जो करते हैं, मतलब हल्के से ऑयल में जो फ्राई कर ली चीज़ें, वो आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ें ले सकते हो। और खाना जो आप अभी खा रहे हो सेम वही खाइए। वो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि रमज़ान है तो हम क्या करेंगे। कभी कभार चावल खाने का मन होता है, बिरयानी खाने का मन होता है, तो आप खा सकते हो। देखो, इतना एक आध बार खाने से, या तो आप डेली तो खाओगे नहीं, है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप खाते हो, हफ्ते में एक आध बार खा भी लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने बता ही रखा है कि बहुत मन करता है चावल खाने का, तो फ्राइड चावल या मसालेदार चावल जो होते हैं वो खा सकते हैं, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फ्राइड हो गए हैं और उसमें मसाला है। पर वो खाना तभी है, मतलब ये सिर्फ एक महीने की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कि आप उसे कंटिन्यू करते रहोगे, है ना। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तब तो आप सोच समझ के खाएं, लेकिन अगर आपको काफ़ी रिलीफ हो गया है तो फिर आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और रमज़ान को पूरी इबादत के साथ आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा ऊंचे नीचे हो जाता है तो उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। अगर दर्द बढ़ता है तो फिर आपने पता है सुबह शाम अपने मेडिसिन लेनी ही लेनी है ना, तो वो कवर हो जाएगा। बस खाने में थोड़ा सा अपना ध्यान रख के चलिएगा, और बाकी तो ऊपर वाला सब ठीक करने वाला है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने की विचारने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे हो सके वो करिएगा, और इसमें सिर्फ खाने का ही है, बाकी तो आप मेडिसिन ले ही रहे हो। आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे हम लोग फास्ट करते हैं, एक दिन का फास्ट ज़रूर करें हफ्ते में, वीकली। जो भी पेशेंट है ना, जिनकी नस दबी है, नसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एक दिन का फास्ट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप सख्ती वाला करें। बस देखिए, सब रोज़ा रखते हैं, हम लोग रोज़ा रखते हैं मुस्लिम लोग, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उसमें फ़ास्ट होता है, जैसे फ्रूट और पानी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जूस का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई रखता है तो वो करें, आपको उससे बेनिफिट ही मिलेगा, उसका नुकसान नहीं है। मैं बहुत जल्द इस पर एक वीडियो लेके आऊँगी जो डाइट से रिलेटेड होगी, और उसमें ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी और किसी का एक्सपीरियंस भी उसमें शेयर करूँगी, ठीक है जी। अगला सवाल पूजा ठाकुर जी का है, और इन्होंने पूछा है कि मैम, क्या कपड़े और बर्तन धो सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये चीज़ें शेयर की हैं, आपके लिए फिर से बताती हूँ कि देखिए, मैंने भी काम सारे ही किए हैं, लेकिन एक
सिंपल तरीका मैंने अपनाया था जिसमें मुझे आगे नहीं झुकना पड़ता था। तो वो तरीका था कि मैंने कपड़े जो हैं वो वॉशिंग मशीन में ही धोए हैं और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि आप नीचे बैठोगे, उकड़ू बैठोगे, आप ब्रश मारोगे, नीचे झुक झुक के कपड़े धोगे, तो वो इस तकलीफ़ में पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जहाँ तक कपड़े धोने के मैंने बता दिया कि वॉशिंग मशीन का यूज़ करें या फिर किसी दूसरे को कहें जो जिनके यहाँ नहीं होती है वॉशिंग मशीन, वो किसी और से हेल्प लें। कपड़े धोने की कोशिश ना करें। बाकी बर्तन धो सकते हैं बिल्कुल, वो भी खड़े होके धो सकते हैं, है ना। तो आजकल तो सबके यहाँ किचन में ही होता है बर्तन धोने का, लेकिन फिर भी कुछ गाँव में ऐसे जगह हैं जहाँ पे नहीं होता है, तो वो लोग नीचे बैठ के धोते हैं। तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। आपको जब तक रिकवरी नहीं होती ना, तो आपको नीचे बैठना अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो आप खड़े होके बर्तन धो सकते हो। कपड़े आप खड़े खड़े, अगर नहीं वॉशिंग मशीन में खड़े होके आप किसी चीज़ पे रख के भी थोड़ा सा धो सकते हो, पर झुकना नहीं है उसमें। आप बिल्कुल प्रेशर नहीं डाल सकते हो अपने आप को, अपनी कमर के ऊपर। ठीक है। और बाकी जितने भी काम हैं आप जितना खड़ा होके कर सकते हो करिए। आप झाड़ू लगाइए, झाड़ू भी आप थोड़ी लंबी वाली रखिए जिससे आपको झुकना ना पड़े। लंबी झाड़ू आती है, ठीक है। और पोछा भी आपने खड़े खड़े लगाना है वाइपर से। तो आप कुछ काम को मतलब थोड़ा सा अपने हिसाब से करके चलेंगे तो आपके काम सारे हो जाएंगे, रुकेगा कुछ भी नहीं, है ना। और बहुत ही ज़रूरी कोई हो तो उन चीज़ों को थोड़ा सा किसी की हेल्प ले लो। जो चीज़ आपको नीचे झुकने पे मजबूर करे या नीचे बैठने पे मजबूर करे, उसमें किसी और की हेल्प लीजिए। खुद से मत करिए अगर आपको लंबर की तकलीफ़ है। ठीक है। ये किसी ने सवाल पूछा है कि मुझे गर्दन में C1 C2 से लेके C7 तक डिस्क बल्ज है, तो मैडम इसके लिए बताइए कुछ क्या करें। 4 साल हो गए, नहीं ठीक हो रहा है। तो देखिए बहुत सारे आपको पेशेंट ऐसे मिल जाएंगे जिनको सर्वाइकल थी और वो ठीक हो गए हैं। ठीक है। तो ऐसे में आपने सिर्फ प्रिकॉशंस पे फॉलो करना है, प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है जो भी मैं बताती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है आपकी बॉडी का पोस्चर सही रहना। और वो आपका तभी रहेगा जब आप एक ऐसे गद्दे पे आप लेटते हो जहाँ पे आपको आपका मतलब आपके जो शरीर का पोस्चर है वो ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल सही रहे। यानी गद्दे का इस्तेमाल करें। और तकिया तो बिल्कुल नहीं लगाना जब सीधे लेटते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बहुत से लोग गलती करते हैं कि वो तकिया बिल्कुल हटा देते हैं, जब वो करवट लेते हैं तब भी तकिया नहीं लगाते हैं। और मोस्टली सब लोग करवट के बल ज़्यादा लेटते हैं, सीधे तो बहुत कम लेटते होंगे। मुझे नहीं लगता कोई सीधे लेटता है ज़्यादा। तो आपने जब करवट लेनी है, दोनों तरफ आप करवट के लिए तकिया लगा सकते हैं। और वो ज़्यादा मोटा तकिया नहीं लगाना है, मोटा तकिया तो बिल्कुल ख़राब कर देगा। पतला तकिया लगाइए जो आपके शोल्डर और सिर के बीच में जो गैप होता है ना, उसको कवर कर ले। और आपकी रीढ़ की हड्डी एक बिल्कुल सही जो लाइन होती है उस लाइन में आए। ये नहीं कि नीचे गर्दन लटकी हुई है कंधे के पास में, ऐसे वो नहीं करना है। ठीक है। और आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको बस मैं ये कह सकती हूँ कि आप वो चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। 4 साल हो गए हैं आप जो मैंने की थी, यानी कि यूनानी मेडिसिन आप ट्राई करके देखें या होम्योपैथिक आयुर्वेद जो भी आपको जिससे भी रिलीफ मिले वो मेडिसिन लें। साथ में प्रिकॉशन जो मैं बताती हूँ जो लंबर वालों के लिए है वही गर्दन वालों के लिए है। गर्दन वालों के लिए एक्स्ट्रा ये है कि वो तकिया नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। और गर्दन को झुकाने का प्रयास नहीं करेंगे। जो भी है, आप लेडीज़ हो जेंट्स हो, गर्दन झुकाना ही नहीं है आपको। डिस्क बल्ज को अगर रिपेयर करना है ना तो झुकाना नहीं है। आगे की तरफ झुकाने के काम होते हैं पूरी ज़िंदगी जब से हम पैदा होते हैं। पीछे की तरफ तो हम बहुत बहुत रेयरली ही गर्दन को झुकाते हैं। तो आगे झुकना बिल्कुल बंद करिए। आप सीधे रहिए या पीछे की तरफ झुकिए, तो आपका धीरे धीरे वो होता चला जाएगा। आपका प्रिकॉशंस हेल्प करेगा, मेडिसिन हेल्प करेंगी। और मसाज और सिकाई अगर आपको करनी है तो गर्दन कंधों के दोनों बीच में जो जगह होती है ना, थोड़ा उभार आ जाता है। जिनको सर्वाइकल है वो जानते हैं मैं किस तकलीफ़ की बात कर रही हूँ। तो कंधों के जोड़ के बीच में मोटा सा सूजन जैसा हो जाएगा, उस जगह पे आपको मसाज करनी है। और हल्के हाथ से आप पूरी गर्दन पे भी कर सकते हो, लेकिन जोड़ नहीं लगाना है, हल्के हाथ से करना है। और आप सिकाई कर सकते हैं। ये आप करके देखें, आपको रिलीफ मिलता है तो आप उस काम को कंटिन्यू करें। ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ मैं बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने यही चीज़ें की हैं, मैंने कुछ अलग से नहीं किया है। और जिनको सर्वाइकल है प्लीज़ वो सर्वाइकल से रिलेटेड एक्सरसाइज सर्च करें। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, वो भी आप कर सकते हो सर्वाइकल वाले।
ये एक सवाल किसी ने पूछा है कि आप गद्दा कौन सा यूज़ करते थे तब या अभी भी ठीक होने के बाद? क्योंकि मुझे भी डिस्क बल्ज है और सीवियर पेन में हूँ अभी। तो गद्दा मैंने बताया है, मैं कॉटन का जो रुई का गद्दा होता है वो मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे वो सजेस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि आप 4 इंच मोटा गद्दा बनवाएं, और मैंने वो बनवाया था। 4 इंच मोटा गद्दा ही मैंने बनवाया था। हालांकि वो मैंने एक टाइम तक यूज़ किया, उसके बाद मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया है। मैंने जो पतला तक गद्दा होता है ना रुई का, जो बना लेते हैं सिंपल सा, आप किसी से भी जाकर कहेंगे एक नॉर्मल गद्दा बनता है, तो आपको ज़रूरी नहीं है 4 इंच मोटा ही बनाए, अब 2 इंच मोटा भी हो सकता है, तो वो भी चलेगा। बहुत से लोग तो चटाई बिछा के ही सो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको डल्लफ या फॉर्म का या जो सॉफ्ट गद्दे होते हैं जिसमें लेट के बड़े उछल कूद मज़ा आता है कि मतलब आप लेट रहे हो, आपको लग रहा है कि आप नरम गद्दे पे लेटे हो, पर वो चीज़ अच्छी नहीं है। रुई का गद्दा ऐसा होता है कि वो आपके शरीर को आपके एक्चुअल पोजीशन में रखता है जो होनी चाहिए, है ना, रीढ़ की हड्डी का पोस्चर। तो उस चीज़ को आप कंटिन्यू करिए। और बाकी चीज़ें, अगर आप बहुत दर्द में हैं तो प्रिकॉशंस, मसाज और सिकाई ज़रूर करें। जिनको भी डिस्क बल्ज में इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द है, आपको पता है मसाज और सिकाई बहुत रिलीफ देती है, करके देखें। ऑयल वगैरह की रेसिपी जो मैंने बता रखी, जो मैंने यूज़ किया था, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वो करके देखें। और अपनी मेडिसिन जो भी आप ले रहे हो वो कंटिन्यू करें, लेकिन आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बिल्कुल बंद करिए जिनको भी डिस्क बल्ज की परेशानी है। ये किसी ने पूछा है कि मैम बेल्ट एक दिन में कितनी देर तक लगा सकते हैं और गर्मियों में कितनी बार सिकाई कर सकते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो पहला सवाल मैं आपको बताती हूँ, बेल्ट एक दिन में कितनी देर लगानी है, इसमें दिन का कोई लेना देना नहीं है। मैं जानती हूँ जो लोग इस तकलीफ़ में हैं उन्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पर मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने किया है। बेल्ट को मैंने, जैसे ही मैं बेड से खड़ी होती थी, मतलब बिस्तर से जैसे ही मैं उठती हूँ, खड़ी हुई थी, तो मैं उठ के खड़े होते ही उस बेल्ट को लगा लेती थी, क्योंकि मुझे कमर को सहारा चाहिए था और कमर में सहारा नहीं था, है ना। तो मैं खड़े होके जितनी देर काम करती थी उतनी देर मैं वो बेल्ट ज़रूर लगा के रखती थी। मैं वॉशिंग मशीन में से कपड़े धोते निकालते टाइम भी अपनी बेल्ट लगा के रखती थी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि अगर आप इसे मतलब लगातार लगा के रखते हो, जैसे आप बैठते हो तब भी लगाते हो, तो फिर हैबिट बन जाती है, जो कि अच्छा नहीं है। और वो यकीनन आपके मसल्स को उस तरह से, आपके जो वर्क करता है मसल्स, उस तरह से वो नहीं रहेगा फिर, है ना। तो इसलिए आपने सिर्फ खड़े होने पे बेल्ट का यूज़ करना है, आपने सफ़र करते हुए बेल्ट का यूज़ करना है, आपने चलते हुए, खड़े होकर जब आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, जब आपको चलने का काम है तो आप बेल्ट का यूज़ करें। अदरवाइज़ जब आप बैठ गए तो आपको बेल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे निकाल के रख दें साइड में। पर ध्यान रखना है कि 25 मिनट से ज़्यादा आपको बैठना नहीं है। अगर आपकी इतनी अच्छी कंडीशन है कि आप 25 मिनट बैठ सको, अदरवाइज़ आपको बहुत पेन है तो 25 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। जितना आप लेटोगे, जितना आराम करोगे, उतना आपको रिकवरी तेज होती है, ठीक है, उतना आपको इस तकलीफ़ से उभरने में मदद मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ना तो ज़्यादा देर खड़े हों, ना ज़्यादा देर बैठें। इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी इस तकलीफ़ में अभी नए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो भी, ठीक है जी। आपने दूसरा पूछा है कि गर्मियों में कितनी बार सिकाई कर सकते हैं। मैं इतनी तकलीफ़ में थी और मुझे सिर्फ वही चीज़ आराम देती थी, यानी कि मसाज और सिकाई। तो मैंने गर्मियों में फ़ैन चला के, पंखा चला के मैं उसके नीचे लेटी हुई, गर्मियाँ थी, बहुत गर्मियाँ होती थी, लेकिन फिर भी मैंने सिकाई तीनों टाइम ही की है। तो जो कर सकता है अफोर्ड 3 टाइम करना, वो 3 टाइम ज़रूर करें। अदरवाइज़ आप 2 वक्त तो आपने निकालने ही निकालने हैं, सुबह शाम तो बिल्कुल कंटिन्यू आपने करनी है मसाज और सिकाई, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, बरसात हो। अगर आपको ये तकलीफ़ है तो जब तक आपकी रिकवरी नहीं होती आप करते चलें, ठीक है जी। ये किसी ने मैसेज छोड़ा है जिनका नाम है हिदायत खान। इन्होंने बताया है कि मेरी भी यही कंडीशन है, 1 साल से बेड रेस्ट पर हूँ और अल्लाह के हाथ में छोड़ दिया है, और ऐसी हालत में अभी स्टोन का ऑपरेशन कराया है। अब यूरिन रुक जाता है क्योंकि कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न है। ओ,
बहुत तकलीफ़ में हैं, दुआ करिएगा शिफ़ा मिल जाए, इंशाअल्लाह शिफ़ा हो। आप अपना ख़याल रखें। और देखिए बहुत सारी ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं लोग जहां पे सुन्न हो जाता है आधा हिस्सा। ऐसे भी मुझे काफ़ी पेशेंट हैं जिन्होंने मुझे बताया है और उन्होंने रिकवरी भी की है। किसी का तो टेढ़ा ही हो गया पोस्चर, वो भी रिकवर हुए हैं। तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक होंगे। बस अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और उस चीज़ पे काम करते रहें जो आपको ठीक होने की दिशा में लेके जाए। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ वो भी करिए, मसाज सिकाई भी करिए और अपना ट्रीटमेंट करते रहिए। जहाँ भी बताता है वहाँ वो ट्राई ज़रूर करके देखें, ठीक है जी। कुछ पता नहीं है कब ऊपर वाला कहाँ से किसके हाथ से शिफा दे दे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हम इस तकलीफ़ के दौरान हम घूम रहे थे और मेरा एक हाथ सुन्न हो गया था, तो बस घर वाले यही बोलते थे, हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं इलाज के दौरान, कितनी दूर दूर गए हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग और गांव में, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ जिसने बताया। तो सब ये कहते थे कि देखो जिसका हमने जितना देना है ना, वो हमने उनको वहीं जाके देना पड़ेगा हमें, और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा हमारा देना, तो वो तकलीफ़ एकदम ठीक हो जाएगी और ऊपर वाले का करम है वो ठीक हुई। तो मैं बस उम्मीद करती हूँ कि हर बंदा जो भी किसी भी तकलीफ़ में है, किसी भी परेशानी में है, उसे शिफा दे ऊपर वाला जल्द से जल्द। और अपनी तरफ से अब दुआएं भी करें और अपने लिए दवा भी करें, जहाँ जो बताए वो ट्राई ज़रूर करके देखें, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको भी शिफ़ा होगी बहुत जल्द। आप भी बताएं कि हाँ आपको शिफ़ा मिली है, जिससे दूसरों को भी हेल्प हो, मैं यही दुआ करूँगी। और जिनका भी सुन हुआ है नीचे का हिस्सा, और अगर कोई ठीक हुआ है तो वो प्लीज़ अपना आके एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे को उम्मीद मिल सके और पॉजिटिविटी के साथ वो भी आगे बढ़े, ठीक है जी। अगला सवाल रवि कुमार जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैडम आपके जैसे ही दर्द है तो क्या मैडम आपने एक्सरसाइज भी की है क्या? दवाइयों के साथ साथ मेरा दर्द पैर तक जाने लगा है, मुझे 4 महीने बहुत दर्द है, तो मेरी हेल्प कीजिए। देखिए आप, अगर आपने अभी न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया है, सबसे पहले आप न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करिए और एक्सरसाइज जो आपको बताते हैं वो आप एक्सरसाइज ज़रूर करके देखें, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज स्टार्टिंग में की थी, लेकिन मुझे नहीं उस चीज़ से रिलीफ मिला और मैं कर भी गलत तरीके से रही थी। मैं जल्दी जल्दी करके उस चीज़ को ख़त्म करके, और मैं सोचती थी कि वो मुझे रिलीफ देगी। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो बहुत आराम से टाइम लेके करें, कोई जल्दबाजी ना करें। जिससे आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है या आपको दर्द बढ़ रहा है, वो एक्सरसाइज आपके लिए ठीक नहीं है ना। तो आप करके देखो और जिस तरीके से वो बताते हैं उसी तरीके से करो और आराम आराम से करो। फिर अगर आपको दर्द मतलब आपको नहीं रिलीफ मिल रहा है, तो फिर आप वो चीज़ें करके देखना जो मैं बताती हूँ, जो मैंने की थी। और जब मैंने रिकवरी की है उस वक्त मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, सिवाय एक दो एक्सरसाइज की जो मैंने बता भी रखी हैं। लेट के करनी है, जिसमें आपकी कमर पे प्रेशर नहीं आता है। आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए स्लिप डिस्क रिलेटेड, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप देख सकते हो और करके देखो। उसमें भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपको वो करने से भी दर्द बढ़ता हुआ महसूस हो तो मत करें फिर। तो अभी फ़िलहाल आपको जो करना है वो करिए, और अगर कुछ और समझना है तब आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैंने की हैं वो मैंने बता रखी हैं वीडियोज़ में, पहले उनको देखें करें और उसके बाद मुझे, अगर आपको नहीं आता है, कुछ रिलीफ नहीं आ रहा है, तब आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा। पहले करके देखिए। प्रिकॉशंस मैंने सब बताए हैं जो आपको अभी करने हैं, भले ही आप यूनानी मेडिसिन ना ले रहे हो, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो उसके साथ प्रिकॉशंस करिए, फिज़िकल भी और खाने का भी कर लीजिए। हालांकि एलोपैथिक में खाने का परहेज़ नहीं बताया जाता है, फिर भी आप करके देखिए, आपको रिलीफ मिलेगा। साथ में आप मसाज और सिकाई वो ज़रूर करें, वो भी मैंने बता रखी है। मैंने कैसे की थी वो देखें। आपकी बेस्ट फिज़ियोथेरेपी जो आपको घर पे मिल जाएगी अगर आप करके देखना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप बाहर फिज़ियोथेरेपी ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान रखिए कि हर चीज़ कोई एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हो, जो फिज़ियोथेरेपी कराने वाले हों, उन्हीं से आप फिज़ियो लीजिए, ठीक है।